आज का दिन 30 जुलाई अपने आप में एक विशेष दिन है। इसका कारण यह है कि हम पूरे साल में अनेकों ऐसे दिन सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, जिस दिन कोई ना कोई साहित्यकार जन्मा होता है या किसी की पुण्यतिथि होती है। क्योंकि हमारे समाज में साहित्यकार का जो एक विशेष महत्व है, वह एक साहित्यकार ही समझ सकता है या साहित्य से जुड़े लोग ही समझ सकते हैं। और आज भी 30 जुलाई उसी प्रकार से एक विशेष दिन है, जिस दिन नरेंद्र मोहन जी का जन्म दिवस है। उनके पीछे की कोई ख़ास ज़रूरत मुझे जान नहीं पड़ती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं, आपने उनकी कविताएँ पढ़ी हैं, आपने उनको देखा है, उनके साथ जिया है। अभी मेरे सामने जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं साहित्यायन ट्रस्ट की महासचिव आरती स्मिथ जी का स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा, इस कार्यक्रम को आयोजित करने में उनकी एक विशेष भूमिका है। इसके अलावा स्मिता गुप्ता जी, मैं आपको स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ, आपका यहाँ पर विशेष स्वागत है। स्मिता गुप्ता जी श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल गाजियाबाद में कार्यरत हैं, शिक्षक हैं। इसके अलावा कविताओं पर, साहित्य पर इनकी अच्छी पकड़ है। स्क्रीन पर हमें सुमन पंडित जी दिखाई दे रही हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। सुमन पंडित जी वास्तु एवं एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में कार्य करती हैं। और जो विशेष बात है, नरेंद्र मोहन जी की सुपुत्री हैं, आपको मतलब हार्दिक अभिनंदन है, आपका स्वागत है। इसके अलावा स्क्रीन पर आप नंदू सोनी को देख पा रहे हैं। नंदू सोनी हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में शोधार्थी हैं और कहानी कहानियों पर इनका शोध कार्य जारी है। हिंदी कविताओं में भी इनकी विशेष रुचि है और एक कुशल शोधार्थी के रूप में ये वहाँ पर कार्य कर रही हैं। इसके साथ ही देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो इस कार्यक्रम को पूरे को होस्ट कर रहे हैं। टेक्निकल रूप से जो सबसे ज़रूरी चीज़ आज के समय में होती है, जिसके कारण हम सभी जुड़ पाए हैं, उनका भी यहाँ पर मैं विशेष स्वागत करता हूँ। इसके उपरांत मैं आरती स्मिथ जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि आज का जो दिन है, आज ही क्यों और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, जो कि हमें ये आयोजित करना पड़ा है, सेलिब्रेट कर रहे हैं हम। इसके पूरी की पूरी रूपरेखा किस प्रकार है और क्या इसका उद्देश्य है, मैं आरती स्मिथ जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे अपनी बात इस बारे में रखें। आरती जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद गुरमीत। गुरदीप, मैं नरेंद्र मोहन जी के बारे में बताने से पूर्व ट्रस्ट के बारे में कुछ चर्चा करना चाहूंगी। मित्रों, सबसे पहले तो आप सबका स्वागत, जो हमारे अतिथिगण हैं और जो श्रोता बंधु हैं। आप सबके बिना ये कार्यक्रम या कोई भी कार्यक्रम हमारा मजबूती नहीं पाता है। साहित्यायन ट्रस्ट, अब इस नाम के पीछे क्या है? साहित्य का अयन यानी साहित्य का घर। ऐसे साहित्य का घर जो ट्रस्ट पर यानी सत्य पर टिका हो और सत्य के साथ खड़ा रहने का मादा रखता हो। साहित्य का घर समाज है। अपने समय के बृहत समाज के घुटे छिपे सच को साहस के साथ बेलौस स्वर देने वाला साहित्य और साहित्यकार ही जीवंत होता है। मित्रों, साहित्यायन ट्रस्ट साहित्य, समाज, शिक्षा, कला, संस्कृति के सकारात्मक विकास में अपनी छोटी बड़ी नोटिस्ड अननोटिस्ड भूमिकाएं निभाता रहा है और शिशु से लेकर शतायु प्राप्त व्यक्तित्व के कृतित्व को समाज के सम्मुख लाने, उन्हें सम्मानित करने, प्रतिभाओं को आपसे जोड़ने मिलाने का भी काम करता रहा है। और जो हमने तय किया है कि जाति, धर्म, वर्ग व क्षेत्र की संकीर्ण परिधि से परे रहकर हम साहित्यायन परिवार हर एक के साथ जोड़कर, हर एक को साथ जोड़कर, साथ साथ कदम बढ़ाते हुए समाज को सुंदर बनाने की दिशा में पिछले 1 दशक से कार्यरत हैं और आगे भी आप सब साथियों का हम पर विश्वास हमारे पक्ष को मजबूती देता रहेगा, ऐसी हमें आशा है। जहाँ तक मित्रों साहित्य की भूमिका की बात है, तो सच्चा साहित्य बृहत समाज की देखी अनदेखी पीड़ा को, उनके हिस्से थोपे गए अंधेरे को तो रेखांकित करता ही है। साथ ही वहाँ उम्मीद
और हौसले का एक दिया रखाने का काम भी करता है। आज हमारे केंद्र में है हम सबके प्यारे, हम सबके आदरणीय नरेंद्र मोहन जी, और नरेंद्र मोहन जी का साहित्य यही काम करता है। वह सच के धरातल पर बेबाकी के साथ खड़े होकर उन सब के नकाब नोचता है जो साक्षी समय को झुठलाते हैं, जो साक्ष्य मिटाकर और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और जलते दिए की अडिग लौ को मसल कर बुझाना चाहते हैं। एक बार नरेंद्र मोहन जी से यूं ही समसामयिक स्थितियों पर चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि जब सच जान लिया तो कहोगे ही, कैसे चुप रहोगे, मरे हुए हो क्या। तो मित्रों, निश्चय ही वे जीवंत थे और उनकी कलम से निकला हर शब्द अपने भीतर सच दिखाने, अन्याय का प्रतिकार करने और गलत को गलत कहने की सामर्थ्य रखता है। एक बेलौस साहित्यकार को उनके 91वां जन्मदिन पर हम मिलकर याद करें और परिचर्चा एवं रचना पाठ में वानगी देखें। शोषण, अन्याय, अत्याचार व अन्य सामाजिक समसामयिक विसंगतियों के विरुद्ध उनके शब्द मौन के कुएं से निकलकर किस तरह विस्फोट करते हैं। आप सभी का पुनः वंदन, अभिनंदन। नरेंद्र मोहन जी की कविताएं कितनी प्रासंगिक है इस पर चर्चा करने में पुनः मिलूंगी। अभी गुरदीप जी से आग्रह है कि वे कार्यक्रम के अगले चरण की घोषणा करें। धन्यवाद। आरती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संक्षेप में आपने इस कार्यक्रम के उद्देश्य को हमारे बीच रखा है। हमारे बीच में कुछ मतलब ऐसे भी हैं, जैसे नंदू है तो आरती जी से शायद इतना परिचित नहीं हो। आरती जी ने अनेक कहानी संग्रह लिखे हैं, कविता संग्रह लिखे हैं, संस्मरण भी लिखे हैं। तो मतलब एक गुरदीप आप मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, आप मेरी बात छोड़ें और जी, अब मुझे लगता तो है हम वीडियो देखें सर का। आज सर का दिन है जी, तो है मैं ना। आगे बढ़ते हुए जी नरेंद्र मोहन जी का जो परिचय है वो आपके सामने रखना चाहूँगा। तो नरेंद्र मोहन जी का वैसे तो परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अगर मैं उनके बारे में बताऊँ, जितना बताया जाए उतना ही कम है। नरेंद्र मोहन जी का जन्म 30 जुलाई 1935 को लाहौर में होता है। विभाजन के जो होलनाक दृश्य उन्होंने बचपन में देखे, वे आज भी उनका पीछा कर रहे हैं। उन दिनों की स्मृति की अपूर्व अभिव्यक्ति उनके सृजनात्मक लेखन, विशेष तौर पर नाटकों और लंबी कविताओं में हुई है। स्वाधीनता मिलने के पश्चात 19 अगस्त 1947 को वे अपने माता-पिता के साथ अमृतसर आ गए और कुछ दिनों बाद दिल्ली आ गए। और नरेंद्र मोहन जी ने एमए जो हिंदी की उपाधि है वह 1958 में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से प्राप्त की। आधुनिक हिंदी कविता पर पीएचडी उसी विश्वविद्यालय से वहीं से ग्रहण की। फिर 1958 में खालसा कॉलेज लुधियाना में उन्होंने पढ़ाया लिखाया और पंजाब के विभिन्न कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में भी 7 वर्ष तक उन्होंने अध्यापन का कार्य किया और 9 जनवरी 1967 में दिल्ली में वे तेग बहादुर खालसा कॉलेज, जो कि डीयू के अंदर ही आता है, वहीं पर आ गए। और 1988 में वे दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर पर नियुक्त हुए। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला ने उन्हें विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित किया और उन्होंने विभाजन और भारतीय कहानियां विषय पर विशेष व्याख्यान दिए। पिछले दिनों उन्हें बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी औरंगाबाद में और गोवा यूनिवर्सिटी गोवा में विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर भी आमंत्रित किया गया था। प्रारंभ से ही वे दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के शोध कार्यक्रमों और गतिविधियों से जुड़े रहे। पीएचडी स्तर के लगभग 30 शोध प्रबंधों और एमफिल के लगभग 50 शोध प्रबंधों का निर्देशन कर चुके हैं, जो कि अपने आप में बहुत मायने रखता है। सृजनात्मक और आलोचनात्मक प्रवृत्ति उनमें शुरू से ही रही है। उनकी पहली कविता और लेख 1954 में प्रकाशित हुए और तब से उनकी कविताएं और लेख महत्वपूर्ण साहित्य की पत्र पत्रिकाओं में निरंतर छपते रहे हैं। सन 1960 तक वे साहित्य क्षेत्रों में सुपरिचित हो चुके थे। उनका पहला काव्य संग्रह अगर मैं बात करूं तो इस हादसे में शीर्षक से 1975 में प्रकाशित हुआ। तब से उनके 12 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। वे काव्य आंदोलन विचार कविता, आपने सुना है वो विचार कविता, उसके भी वे सूत्रधार हैं। लंबी कविता को काव्य विमर्श के केंद्र में लाने की पहल भी उन्होंने की। इसके अलावा मैं बात करूं तो लेखन के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में समान रूप से सक्रिय रहे।
3 वर्ष तक भारतीय लेखक संगठन एसोसिएशन ऑफ इंडियन राइटर्स के महासचिव रहने के पश्चात वे इस संगठन के अध्यक्ष भी रहे। एक साहित्यिक पत्रिका संचेतना के संपादन के साथ वे 5 वर्ष तक संबद्ध रहे तथा साहित्य अकादमी की उत्तर क्षेत्रीय पत्रिका उत्तरा 1 अंक का भी उन्होंने संपादन किया। साहित्यिक उपलब्धियों के लिए उन्हें राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर के कई पुरस्कार सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। विभिन्न राष्ट्रीय सम्मेलनों, साहित्यिक परिसंवादों की उन्होंने अध्यक्षता की है। मस्कत में आयोजित एक साहित्य कार्यशाला में उन्होंने भाग लिया, विभिन्न साहित्यिक विषयों पर विशेष व्याख्यान दिए। इसके अलावा भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला द्वारा उन्हें मंटो पर आलेख पढ़ने के लिए आमंत्रित किया था। उसी संस्थान द्वारा स्वाधीनता के 50 वर्ष पर आयोजित एक सेमिनार में भी उन्होंने भाग लिया। उनकी कहानी पर आधारित 26 कड़ियों का एक धारावाहिक उजाले की ओर दूरदर्शन के राष्ट्रीय प्रसारण के अंतर्गत प्रसिद्ध निर्देशक श्री ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन में प्रसारित किया गया था। अगर इनके कविता संग्रहों की बात करूं तो इस हादसे में 1975 में आया, सामना होने पर, एक अग्निकांड, जगह बदलते, हथेली पर अंगारे की तरह, संकट दृश्य का नहीं, एक सुलगती खामोशी, एक खिड़की खुली है अभी, नीले घोड़े पर सवार, रंग आकाश में शब्द, शर्मिला इरोम तथा अन्य कविताएं, रंग दे शब्द, नृत्य से कविता। और इसके अलावा इनका कविता समग्र भी 2 भागों में 2017 में प्रकाशित हुआ। इन्होंने बहुत सारे नाटक भी लिखे हैं, जैसे बात करूं तो कहे कबीर सुनो भाई साधो, इसके अलावा सिंहधारी, कलंदर, नो मैंस लैंड या फिर अभंग गाथा, मिस्टर जिन्ना, मंच अंधेरे में प्रथम प्रस्तुति जहाँ पर उज्जैन में इनकी की गई थी। इसके अलावा हद हो गई यारो 2009 में आया और मलिक अंबर 2011 में। और पंजाबी में भी इन्होंने एक कविता संग्रह लिखा है जिसका नाम है दृश्य बदलते हुए। और पंजाबी में नाटक जैसे पगले, सिंहधारी, कलंदर ये पंजाबी में लिखे गए। इसके अलावा जैसे डायरी, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी इन्होंने मंटो जिंदा है, मंटो की जीवनी लिखा है। और फ्रेम से बाहर आती तस्वीरें, संस्मरण भी इन्होंने लिखा। साथ साथ मेरा साया, साय से अलग, साहस और डर के बीच, डायरी का भी इन्होंने सृजन किया है। और बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोहन जी की एक रचनावली भी 12 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। 12 खंड अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। इसके अलावा साक्षात्कार भी इन्होंने 2 प्रकाशित किए, जैसे बात से बात चले और सर्जक की मनोभूमि। इसके अलावा आलोचनात्मक पुस्तकों की बात करूं तो आधुनिक हिंदी कविता में अप्रस्तुत विधान, आधुनिकता और समकालीन रचना संदर्भ, और कविता की वैचारिक भूमिका, समकालीन कहानी की पहचान, आधुनिकता के संदर्भ में हिंदी कहानी, पंजाब के लोक गाथा गीत, शास्त्रीय आलोचना से विदाई वगैरह वगैरह। बहुत लंबी सूची इनकी आलोचना पुस्तकों की है। और लिखने के साथ साथ इन्होंने संपादन का कार्य भी बखूबी किया। हिंदी कहानी 2 दशक की यात्रा हो चाहे या आधुनिक हिंदी उपन्यास हो, लंबी कविताओं का रचना विधान हो, विद्रोह और साहित्य हो, सिक्का बदल गया हो, कहीं भी खत्म कविता नहीं होती, विचार और लहू के बीच, संघर्ष, परिवर्तन और साहित्य, भारतीय विभाजन, उर्दू की श्रेष्ठ कहानियां वगैरह, इनकी सारे के सारे संपादन में पुस्तकें आई हैं। अनेक भारतीय भाषाओं में इनके कविता संग्रहों का अनुवाद हुआ है, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो मराठी हो। अगर आपने लंबी कविताओं का जो संग्रह है संकट दृश्य का नहीं, इसका नाम बदलकर मुक्काम बदलताना नाम से मराठी में डॉक्टर जो गणेश राज थे उन्होंने 2001 में अनुवाद किया था। इसके अलावा सिंहधारी नाटक का जो नेत्याला फुटलब सिंह नाम से मराठी में अनुवाद श्रीनाथ तिवारी द्वारा किया गया। कहे कबीर सुनो भाई साधो का मराठी में अनुवाद 2005 में किया गया। इसके अलावा डायरी भी जो इन्होंने लिखी है और जो मिस्टर जिन्ना नाम से नाटक लिखा, उनका भी कन्नड़ में और मराठी में अनुवाद किया गया। तो ये उनका परिचय है। इसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उनकी कविता से शुरुआत करना चाहूँगा। मैं कि किस प्रकार से उनकी कविता आज भी हमारे सामने जुड़ी हुई है, हमें प्रेरित करती है। उनकी कविता है, आपने पढ़ी होगी, सेवक राम। बहुत ही बेहतरीन कविता है। मैं उससे शुरुआत करता हूँ। कविता है कि उसकी वाक पटुता और हाजिर जवाबी देख मुझे अक्सर बीरबल याद आता है, और ताकत और हौसला देख हनुमान। उसकी वाक पटुता और हाजिर जवाबी देख मुझे अक्सर बीरबल याद आता है, और ताकत और हौसला देख हनुमान। वह बातों को इस ढंग से उछालता उलटता पलटता है कि रंग बिरंगी गेंदें हों, जिन्हें वह बाजीगर की तरह निगलता उगलता हुआ दर्शकों को
चमत्कृत कर देता है। संवाद रसिया, बातों का बादशाह, उसके पास सुक्तियों और चुटकुलों का बेहतरीन खजाना है, जिसका एक सिरा आम आदमी की नाक में है और दूसरा राम जी के चरणों में। उसका उठना, चलना फिरना, रुकना बैठना उठना एक कर्तव्य क्रिया है। किसी का सीधा खड़ा दिखना उसे बर्दाश्त नहीं। वह लुके का असल की तरह खड़ा करता हुआ वह लुके को असल की तरह खड़ा करता हुआ चाहता है सभी वैसा करें। वह जानता है यही है सेवक की शक्ति का रहस्य और हुंकारता हुआ टूट पड़ता है राम और राज्य के विरोधियों पर। बीरबल लगे या हनुमान, उसे साधना है काम। बीरबल लगे या हनुमान, उसे साधना है काम। राजा राम बरकत दें। लार लपकाता पीछे पीछे राम जी के, लिस लिसाता पाता है दुगनी हो गई है उसकी ताकत। दैत्याकार हो गया है कद, स्तुति गायन या गुदगुदाना उस उनके और देश के काम आना परम सौभाग्य और वरदान है उसके लिए। अनन्य भक्ति में डूबे सेवक राम के लिए, राम राजा हैं और राजा राम है और निपट सेवकाई राम बात। ये कविता उनकी सेवक राम। मुझे इनकी बहुत सारी कविताएं मैंने इनकी पढ़ी, तो मुझे ये कविता बेहतरीन, मतलब आज भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे जो समकालीन कवि हैं, मतलब इस जो एक शैली है उसमें नहीं पहुंच सुदीप ने पाते। बहुत अच्छा पढ़ा, तो मेरी तरफ से बहुत बधाई। इसके अलावा आज के समय पे भाषा पर एक बहुत भाषा विमर्श भी हमारे सामने आ रहा है कि भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए। जो जेन ज़ी की भाषा वो कैसी होनी चाहिए और मिलेनियल है जो उनकी भाषा कैसी हो। तो भाषा कर्म के ऊपर भी कि भाषा कैसे बनती है, भाषा किस प्रकार की हो गई है। नरेंद्र मोहन जी ने इसके ऊपर भी लिखा है कि कविता है भाषा कर्म। समाचार हो चुकी भाषा को जिंदा करने का अहम सवाल सामने है और तुम लगातार जमाइयाँ ले रहे हो। समाचार हो चुकी भाषा को जिंदा करने का अहम सवाल सामने है और तुम लगातार जमाइयाँ ले रहे हो। इस तरह से क्या हो सकता है, पढ़े पढ़े मरा ही जा सकता है। एक गोरख धंधे से दूसरे तक, घर से यूनिवर्सिटी तक, सोचते सोचते कि भाषा अचानक काट कैसे हो गई। भाषा को जिंदा करने यानी भाषा के जरिए जिंदा महसूस करने की राह में कभी अड़ता है सर, कभी कुर्सी, कभी हैसियत, कभी तीनों एक साथ। क्या यह भाषाई हादसा तीनों को बचाने में जुटे रहने से हुआ है, अमल और गैरत से गिरकर? यह वक्त है कि भाषा की कारोबारी हरकतों और नपुंसक व्यवहारों की चीड़-फाड़ शुरू हो सकता है मरते हुए आदमी की पहचान का नग्न और ठोस संकेत भाषा देना शुरू कर दे। हो सकता है मरते हुए आदमी की पहचान का नग्न और ठोस संकेत भाषा देना शुरू कर दे और हमारे हाथ और तलवे महसूस करने लग जाए आग। ये कविता भी जिस्म अब भी थरथरा रहा है से, मतलब इतनी बेहतरीन कविता थी। इसको भी मैंने इसलिए चुना कि ये कविता पढ़ी जानी चाहिए और बिल्कुल इसको तो मैं और भी अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर पढ़ूँगा। एक और कविता से मैं अपनी बात यहाँ पर, मतलब अपनी कविता जो पूरी करूँगा। कविता है हथेली पर अंगारे की तरह। कविता है कि किस सौंदर्य की बात करते हो तुम, किस कला की। किस सौंदर्य की बात करते हो तुम, किस कला की। कैसे बनाऊं कला और कविता को परम सौंदर्य का प्रतीक, जबकि सारे सौंदर्य प्रतीकों के मुहाने पर सत्ता प्रतीकों को खड़ा कर चुप हो तुम। कैसे रचूं कलात्मक उपकरणों का शोभाशील विन्यास, जबकि सारे उपकरणों के मुंह पर कालिक पोत चुके हो तुम और सोख चुके हो आखिरी बूंद तक। कैसे बचाऊं कविता के पौधे को आग की लपलपाती जीभों से। मैं क्या करूं, क्या भाग जाऊं शिप्रा तट के काल भैरव के मंदिर में और रम जाऊं तांत्रिक साधनाओं में। क्या भाग जाऊं भृतहरि की गुफाओं में और लीन हो जाऊं तपस्या में। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं कैसे साधूं कला की ऊंची साधना और कविता की मुक्तावस्था। आगजनी हत्याकांड और बलात्कार के जलते माहौल में मेरे साथियों को आग में झोंक कर तुम मुझे शांत और निर्विकार रहने की सलाह दे रहे हो। तुम मुझे शांत और निर्विकार रहने की सलाह दे रहे हो कविता में, जबकि मैं महसूस कर रहा हूँ कविता को हथेली पर अंगारे की तरह। तो दोस्तों ये कविता थी उनकी, नरेंद्र मोहन जी की, हथेली पर अंगारे की तरह। यह भी अपना में बहुत ही बेहतरीन कविता है। इसके प्रांत में नंदू सोनी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नंदू सोनी को मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि वे नरेंद्र मोहन जी की कविताओं का, जो उन्हें कविताएं मिली हैं उनका पाठ करें। आप अपना माइक अनम्यूट कर लें, आपका स्वागत है। धन्यवाद गुरुजी।
मैं नरेंद्र मोहन जी की जो कविता है, मैं ही मरा हूँ आसपास, वीडियो अटक गई है नंदू। नहीं, यहाँ से तो ठीक है। हाँ, ठीक 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 है, ठीक है। वे 2 दिन मेरे खून में रवा, हेलो। क्या हुआ? हाँ, बोलिए, आवाज़ नहीं आ रही थी मेरे पास, वीडियो भी रुक गई थी। जी। उन 2 दिनों की यादों ने नंदू, आप सुन पा रही हैं? जी मैम, सुन पा रही हूँ मैं। और आपकी आवाज नहीं आ रही थी और आपकी वीडियो अटक रही है, तो आप फिर से पढ़ें, शुरू से पढ़ें। जी मैम, करती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मैं। नंदू जी, फिर से रुक गया है वीडियो। पता नहीं कैसे हो रहा है, बट मेरे में तो ठीक चल रहा है। हेलो। जैसे ही हेलो। पढ़ना शुरू पढ़िए। करते हो तभी वीडियो रुक जाती है। हाँ, आप पढ़िए पढ़िए। मेरी कविता का शीर्षक है मैं ही मरा हूँ आसपास। फिर से रुक गई है वीडियो। गुरदीप, वीडियो रुक रही है, वो खुद ठीक होगी, इनको पढ़ते जाने दीजिए, आवाज आनी चाहिए। ठीक ठीक है मैम जी। कैरी ऑन कीजिए। नंदू, आपका माइक शायद ऑफ है, आप चेक कर लो एक बार। नहीं मैम, ऑन है। हेलो। ऐसा हाँ, हो सकता है कि आप मोबाइल को बैक कर रही होंगी या फिर कुछ और। हाँ, बैक तो कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने देखा है हाँ, उसमें। तो जी, नहीं इसलिए तो हो उसमें जाए। डिस्टर्ब हो रहा है, प्लीज आप उसको स्थिर कर लें और शुरू करें। एक बार फिर गुरदीप, आप एक बार देखिए, मैं किसी और ऑप्शन से देखती हूँ। ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, मैं करती हूँ 2 मिनट में फिर फोन। मैं सुमिता गुप्ता जी को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा। सुमिता गुप्ता जी चैतन्य टेक्नो स्कूल गाज़ियाबाद में शिक्षक हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वे आएँ और कविता पाठ करें। सुमिता मोना। गुप्ता जी, आपका स्वागत है। ए मोना। नंदू नंदू, जी, यहाँ आप पे माइक उपस्थित ऑफ कर। म्यूट कर लीजिए। जी मैम, स्वागत है। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं जो कविता लेकर आई हूँ उसको आपने पहले पढ़ लिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसको कंटिन्यू कर रही हूँ। मैं स्मिता गुप्ता आदरणीय नरेंद्र मोहन जी को की एक कविता जिसका शीर्षक है हथेली पर अंगारे की तरह का पाठ करने जा रही हूँ। मेरी आवाज आ रही है ना ठीक ठीक? हाँ, आ एक बार रही है, कंफर्म। आप पढ़िए। हाँ, आ रही है। ठीक है। किस सौंदर्य की बात करते हो तुम, किस कला की? किस सौंदर्य की बात करते हो तुम, किस कला की? कैसे बनाऊं कला और कविता को परम सौंदर्य का प्रतीक? कैसे बनाऊं कला और कविता को परम सौंदर्य का प्रतीक, जबकि सारे सौंदर्य प्रतीकों के मुहाने पर सत्ता प्रतीकों को खरा कर चुप हो तुम। जबकि सारे सौंदर्य प्रतीकों के मुहाने पर सत्ता प्रतीकों को खरा कर चुप हो तुम। कैसे रचूं, कैसे रचूं कलात्मक उपकरणों का सौभाग्यशाली विन्यास? कैसे रचूं कलात्मक उपकरणों का शोभाशाली विन्यास, जबकि सारे उपकरणों के मुंह पर कालिख पोत चुके हो तुम। जबकि सारे उपकरणों के मुंह पर कालिख
पोत चुके हो तुम और सीख चुके हो आखिरी बूंद तक, और सीख चुके हो आखिरी बूंद तक कैसे बचाऊं कविता के पौधे को आग की लपलपाती जीभों से। कैसे बचाऊं कविता के पौधे को आग की लपलपाती जीभों से। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्या भाग जाऊं सिप्रा तट के काल भैरव के मंदिर में। मैं क्या करूं, क्या भाग जाऊं सिप्रा तट के काल भैरव के मंदिर में और रम जाऊं तांत्रिक साधनाओं में, और रम जाऊं तांत्रिक साधनाओं में। क्या भाग जाऊं भर्तृहरि की गुफा में और लीन हो जाऊं तपस्या में। क्या भाग जाऊं भर्तृहरि की गुफा में और लीन हो जाऊं तपस्या में। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, कैसे साधु कला की ऊंची साधना और कविता की मुक्तावस्था। कैसे साधु कला की ऊंची साधना और कविता की मुक्तावस्था। अगजनी, हत्याकांड और बलात्कार के जलते माहौल में, अगजनी, हत्याकांड और बलात्कार के जलते माहौल में मेरे साथियों को आग में झोंक कर, मेरे साथियों को आग में झोंक कर तुम मुझे शांत और निर्विकार रहने की सलाह दे रहे हो। तुम मुझे शांत और निर्विकार रहने की सलाह दे रहे हो कविता में, जबकि मैं महसूस कर रहा हूँ, जबकि मैं महसूस कर रहा हूँ कविता को हथेली पर अंगारे की तरह, कविता को हथेली पर अंगारे की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया ये मंच देने के लिए। बहुत ही सुंदर कविता पाठ किया आपने स्मिता गुप्ता जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नंदू सोनी हमारे साथ दोबारा से जुड़ गई हैं, तो उनसे मैं आग्रह करता हूँ वे आएँ और अपनी कविता का पाठ करें। नंदू, आपका स्वागत है। थैंक यू गुरुदेव। मेरी कविता का शीर्षक है मैं ही मरा हूँ आसपास। वे 2 दिन मेरे खून में रवा है अब भी। देखता हूँ डरे डरे ऑफिस जाते पिता सुबह सुबह। सहमे से आतंकित लौटते शाम को, चीख पड़ते सोए हुए रात को। 14 अगस्त 1947 लाहौर बनता पाकिस्तान। 15 अगस्त कटदा 2 फाक हिंदुस्तान। और जश्न आजादी हर साल इधर भी उधर भी। उन 2 दिनों की यादों ने खूब पागल बनाया मुझे। कहाँ सोचा था वे दिन सचमुच दहलाते रहेंगे हफ्ते में कई कई बार। कुछ न कुछ हो ही जाता है हर रोज, कभी मरता पास कभी सफदर हाशमी। आज चिपकती तलवों में खून सनी यादें और मैं सहमा सहमा सा गिरता छत विछत बार बार। जिस्म अब भी थर्रा रहा है, विचार के भाले को फोड़ती एक गोली और हत्या कलबुर्गी की। शब्द से बेदखल जैसे आसमान थर्राता रहा और जश्न मनाती मोहम्मद इखलाक के खून की प्यासी हत्यारों की भीड़। बाज के पंजे में एक गोरैया, अंतिम सांस तक एक चीख ढेर होती। दहशत में लब खुले हैं आजाद, बेख्वाब बेआवाज। कलबुर्गी हो या अहमद इखलाक, मैं ही मरा हूँ आसपास। धन्यवाद। जी, नंदू सोनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर कविता पढ़ी आपने और बिल्कुल एक प्रासंगिक कविता जो कि हमारी व्यवस्था पर बहुत ही बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। हमारे साथ देवेंद्र जी जुड़े हुए हैं जो कि हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट हैं। उनसे मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जो आपकी टीम ने, आरती स्मिथ जी ने, सुमन पंडित जी ने, आप सभी ने मिलकर जो नरेंद्र मोहन जी के जीवन सृजन के ऊपर उनकी स्मृति में जो वीडियो बनाया है, वो यहाँ पर आप प्रेजेंट करें। जी।
गुरदीप जी, बहुत मैं ही कुछ कहना चाहूंगी। जी, जी, जी। जी, मैम। ये जो अंतिम जो आरंभ में तस्वीरें थी, वो 2019 में हम सब ने सर का जन्मदिन मनाया था घर पे ही, तो उसकी याद को मैंने संजोने की कोशिश की, और 2020 तो लॉकडाउन में हो नहीं पाया। और जो अंतिम फोटो है वो सर के साथ मेरी अंतिम मुलाकात की फोटो है। तो मेरी कोशिश रही कि मैं उस क्रम को सजाऊं। सुमन दी, आशा है आपको पसंद आया होगा। आप कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। जी, बहुत ही सुंदर, मतलब स्मृति देखकर लग भी रहा था कि आप लोगों का साथ इतना पुराना। आरती जी तो बिल्कुल ही उस एक कुछ फ़ोटो में बहुत कम उम्र की दिखाई दे रही थी। तो काफ़ी पुराने फ़ोटोज़ भी इसके अंदर थे, तो ये बहुत ही सुंदर वीडियो जिससे हमारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। खैर, मैं सुमन पंडित जी को आमंत्रित करता हूँ, वे नरेंद्र मोहन जी की सुपुत्री हैं। उनके अनुभव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वे अपने विचार और नरेंद्र मोहन जी की चाहे कृतियाँ हो, सृजन हो या उनका व्यक्तिगत अनुभव हो, वे हमारे साथ साझा करें। सुमन पंडित जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबको नमस्कार, और आरती और साहित्यायन ट्रस्ट को धन्यवाद कि आज हम सब मिलके पापा को याद कर रहे हैं। का जो साहित्य में योगदान है वो सब जानते ही हैं, लेकिन एज अ डॉटर ऑल्सो मुझे लगता है कि हमेशा ये मैं हमेशा कहती हूँ, हम लोग हमेशा भाई बहन यही कहते हैं कि वी आर ब्लेस्ड कि हम इस तरह के परिवार में हमने जन्म लिया, जहाँ पे सब तरह की इमोशनल सपोर्ट और इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस और ये सब बातें होती रही। मुझे लगता है कि आज अगर वो होते तो सबसे ज्यादा जेनजी से वही कनेक्ट कर रहे होते, आइडेंटिफाई कर रहे होते। आरती जानती है कि वो अपने से बहुत छोटे स्टूडेंट्स, उनके जो पाठक, उनके साथ सेम वेवलेंथ पे कनेक्ट करते थे। मेरे बच्चों को भी मुझसे ज्यादा वो समझते थे। में जो एक गहन विचारशीलता थी, उसके साथ ही साथ एक खिलंदड़ापन भी था, जो कि उन्हें हर दौर में रेलेवेंट रखेगा। जो आज भी हम अगर उनका लिखे हुई आर्टिकल्स या कविताएं या कुछ भी पढ़ते हैं, तो उसमें वो आज के दौर में हमारे वो, जबकि अगर उनकी कविताओं, उनके रचनाओं में इतिहास से लेके वर्तमान तक का एक बहुत बड़ा स्पैन है, जो कि आज उनके जाने के 5 साल बाद भी ही इज एज रिलेवेंट एज ही वाज मे बी 30 years, 20 years, 10 years बैक। सत्ता का स्वरूप बदलता नहीं है, पावर तो उसी तरह गमन करती है। कुछ हमारी जो, लेकिन प्रतिरोध का जो स्वर है वो हमेशा मुखर रहना चाहिए। यही उनकी सभी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। उनकी जो रचनाओं में एक तंज है, सिटायर है, एक शार्प विट है, और साथ ही साथ सच को कहने की ताकत, वो मुझे लगता है कि उन्हें हर दौर में रेलेवेंट बनाए रखेगी। आरती ने मुझसे खास तौर पे कहा कि मैं उनके नाटकों पे बात करूं, तो मैं यही कहना चाहूँगी, एक अगर टाइम परमिट किया तो फिर मैं एक पर्टिकुलर नाटक के कुछ अंश पढ़ना चाहूंगी। जरूर दीदी, जरूर। नहीं, जरूर, प्लीज। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी रचनाओं में प्रतिरोध
और विरोध, विद्रोह, वो उनकी रचनाओं का केंद्रीय स्वर रहा है, चाहे वो कविता हो या नाटक। सच के प्रति आग्रह और अपनी बात खरी खरी कहने का साहस ही उन्हें कभी कबीर की तरफ लेके गया, कभी तुकाराम की ओर, कभी कलंदरों का फक्कड़पन, विभाजन, जिन्ना, सच की पड़ताल और इतिहास से वर्तमान की यात्रा। यही कारण है, मुझे लगता है कि उनकी रचनाएं कालजयी हैं और हमारे आज के समय के सच को भी बहुत बखूबी बयां करती है। उनकी कविताओं में भी नाटक जो है बीज रूप में मौजूद रहा है। खासकर उनकी लंबी कविताएं जैसे एक अग्निकांड जगह बदलता, खरगोश चित्र और नीला घोड़ा। सींगधारी उनका पहला नाटक है जो कि एक नुक्कड़ नाटक की फॉर्म में लिखा गया था। कि नाटकों के बारे में हम देखें तो वो कविता से नाटक में आए हैं। कविता की कल्पनाशीलता, वैचारिकता, प्रतीक और बिंब विधान के साथ ही कविता की संवेदनात्मकता और ध्वन्यात्मकता उनके सभी नाटकों में है। उन्होंने नाटक में शब्द के महत्व को समझा है, जहां शब्द ने दृश्य और गति को नए आयाम दिए हैं। वो जो इमेजेस, अगर आप उनकी कविताएं भी पढ़ें तो दे फॉर्म इमेजेस, तो वो इमेजेस जो है वो दृश्य में गतिमान होते हैं उनके नाटकों में। इसलिए उनके जो शब्द हैं नाटकों में वो दृश्यों में ढलना आसान हो जाता है। कविता में शब्द अमूर्त होता है, लेकिन नाटक में वह जितना मूर्त हो उतना ही अच्छा समझा जाता है। उनके नाटकीय संवादों में कविता की बेचैन करने वाली तलखी सामाजिक राजनीतिक सरोकारों से लैस है। आजकल हम बहुत लोग कहते हैं कि हम एपॉलिटिकल है, लेकिन कोई भी चीज एपॉलिटिकल नहीं हो सकती। साहित्य तो कभी भी एपॉलिटिकल नहीं हो सकता। अगर साहित्यकार ही अपनी आवाज नहीं उठाएगा तो इस समाज में आवाज कौन उठाएगा। नाटकों में सत्य का अन्वेषण, उसका उद्घाटन और समर्थन है। व्यवस्था के प्रति व्यक्ति के आक्रोश और अंतर्मन की पीड़ा को यहाँ अभिव्यक्ति मिली है। कबीर, तुकाराम, कलंदर आदि चरित्रों के माध्यम से वे अंधविश्वासों, पाखंडों, जातिवाद, छुआछूत, शासन के दुराचारों, निर्धनों के शोषण को सामने लाते हैं और विसंगतियों को उभारते हैं। नाटककार में एक विद्रोही मन है जो इन पात्रों के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। ऐसे चरित्रों को प्रस्तुत कर वे मूल्यहीनता के दौर में पुनः मूल्यों की खोज का प्रयास करते हैं। उनके नाटकों में इतिहास अंतर वस्तु का अनिवार्य हिस्सा बनकर उभरा है। वे इतिहास से वर्तमान में और वर्तमान से इतिहास में बड़ी सहजता से दाखिल हो जाते हैं और इस तरह ऐतिहासिक द्वंद्व को समकालीन संदर्भों में रच देते हैं। उनके नाटकों में जहां अतीत है वहां वर्तमान भी है, एक दूसरे से जुड़ता टकराता। वे अतीत और वर्तमान को इस कुशलता से बुनते हैं कि दोनों एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। मुझे उनकी कविता हमेशा याद आती है, एक अग्निकांड जगह बदलता, जिसकी शुरुआत तो विभाजन से होती है, लेकिन वो आज भी हमें जगह जगह पर घटित होता नजर आता है। तो इन चीजों को, इतिहास को आज के हमारे वर्तमान से, आज की जो समस्याएं है वो कोई ऐसी नई तो है नहीं, लेकिन आज
को हमें आज की तरह से और नए सिरे से उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा पहले। तो उस अंडरस्टैंडिंग के लिए साहित्य हमारे लिए एक साहित्य, स्मृति और इतिहास, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा जरिया बनता है जिसको डॉक्यूमेंट करता है एक साहित्यकार। नाटक उनके जो सबसे पहला नाटक है वो है सीपधारी, उसके बाद कहे कबीर, इसके बाद कलंदर, अभंग गाथा, मिस्टर चिन्ना, मलिकंबर, नो मैन्स लैंड, मंच अंधेरे में और हद हो गई यारो। वो कुछ और नाटकों पर भी काम कर रहे थे जिसके लिए बहुत सामग्री, बहुत रिसर्च कर चुके थे। और शायद मुझे लगता है आज के वक्त पे वो आज भी, आज की जेनजी के ऊपर भी शायद उन्होंने जरूर कुछ ना कुछ रचना अपनी जरूर लिखनी थी, चाहे वो कविता हो, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो नाटक हो। उनके एक निबंध है उसपे, वो है स्वाधीन होने का अर्थ। आज हम बहुत आजादी के नारे लगते सुनते हैं कि हमें किस किस चीज से आजादी चाहिए, लेकिन स्वाधीन होने का क्या अर्थ है और रचना का सच, रचनाकार और रचना का सच इतना गुथा हुआ है, आपकी रचना आपके बारे में सब कुछ बयां कर देती। उनकी एक छोटी सी कविता है जिसका शीर्षक है आजादी। आज हम आजादी की बात करते हैं ना। कविता इस तरह है, पहली बार मैं तब हंसा जब वह आई, दूसरी बार जब वह गई और फट से चोला बदल कर लौट आई, तीसरी बार मैं पागल खाने में था। छोटी सी इस कविता में हंसी के अलग अलग शेड्स के जरिए आज तक की आजादी के विभिन्न रूपों और दौरों को पकड़ने की कोशिश की गई है। पहली बार का हंसना, पहली बार मैं तब हंसा जब वह आई। पहली बार का हंसना आजादी से जुड़े उल्लास और उमंग को है लेकर है। पगड़ी संभाल ओ जट्टा, पगड़ी संभाल ओ, कि बागी पागलपन से पैदा हुआ हंसना है। ऐसी हंसी जो आजादी का दूसरा नाम भी कही जा सकती है। दूसरी बार का हंसना, दूसरी बार जब वह आई, जब वह गई और फट के चोला बदल कर लौट आई। ये नेहरू युग, उसके बाद की नौटंकी उस छोटे से वक्फे को देखकर है जिसे इमरजेंसी या आपातकाल कहा गया। और तीसरी बार का हंसना, तीसरी बार मैं पागल खाने में था। तीसरी बार का हंसना आजादी को खिलवाड़ बनाए दिए जाना, राज सत्ता द्वारा उसे एक मजाक बना दिए जाने पर है। सालों साल इस खिलवाड़ और मजाक को झेलता हुआ संवेदनशील आदमी भला बताइए कब तक सामान्य रह सकता है। इसलिए तीसरी बार मैं पागल खाने में। समझदारों की दुनिया में समझदारों को इस तमाशे में शामिल हुआ देख आप ही बताइए, वे पागल की तरह हंसेगा नहीं तो क्या करेगा? पागल खाने के सिवा उसका ठिकाना और कहाँ होगा? एक पागल मंटो की कहानी टोबा टेक सिंह में भी है, जो नो मैन्स लैंड, जो उनका नाटक है नो मैन्स लैंड, उसमें औंधा होकर गिरता है और चीखता है। आजादी के ऐन बाद के टोबा टेक सिंह में और 70 वर्ष बाद के हिंदुस्तान के आम आदमी में इतना फर्क जरूर आ गया है कि टोबा टेक सिंह जहां नो मैन्स लैंड में औंधा होकर गिरता और चीखता है, वहां आज का आम आदमी
लेखक और बुद्धिजीवी सभी तरफ प्रगति, ग्रोथ के शोर के बावजूद पूरी तरह हाशिए पर डाल दिया गया महसूस करने लगा है, और चीख के नाम पे सिर्फ फुसफुसाहट और सन्नाटा है। इस चुप्पी और सन्नाटे को तोड़ती जेंजी की अभी एक छोटी सी कारगर कोशिश इसलिए इतनी महत्वपूर्ण है। सत्ता के खौफ और लार्जर देन लाइफ परसेप्शन को केवल उनकी रिडिक्यूल और विद्रोहपूर्ण हंसी ही भेद पाई है। सिर्फ फर्क पड़ा है तो वो जो रिडिक्यूल कर रहे हैं सत्ता को, सत्ता के गुरूर को, सिर्फ वो उसे ब्रेक कर पाई है। इस समय याद आती है उनकी एक छोटी सी कविता, सिर्फ 3 पंक्तियों की कविता, सन्नाटा तानाशाह की जान है, और हंसी उसके सीने में धंसता हुआ एक तीर, हंसते हंसते जान ले लोगे क्या। 3 पंक्तियों की एक कविता है, सन्नाटा तानाशाह की जान है और हंसी उसके सीने में धंसता हुआ एक तीर, हंसते हंसते जान ले लोगे क्या। मैं अपनी बात को यहाँ भी विराम दे सकती हूँ और आप कहें तो कंटिन्यू कर सकती हूँ। सुमन दी आप कुछ सुनाने वाली थी ना, और वो नाटक का हिस्सा। हाँ, मैं सुना सकती हूँ। मैंने कहा वक्त की बात है। नहीं, मैंने तो कहा था आपको कि आप सुनाएं। हाँ, ठीक मैं सुना देती हूँ। प्लीज, आपको सुनना बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको बताती हूँ कि मैं भी सहमत हूँ। हाँ, मैं भी सहमत हूँ। मैं भी हाँ सहमत हूँ दीदी से। बहुत अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, धन्यवाद। तो मैं आपको सिंहधारी में से कुछ छोटे छोटे एक्सर्प्ट सुनाऊंगी। सिंहधारी उनका जो पहला नाटक है, जो कि एक लोक कथा पे था, कि जहाँ पे एक नाई राजा के सिर पर सींग देख लेता है, और फिर वो, क्योंकि सत्ता का इतना प्रेशर है कि वो बोल नहीं पाता, तो वो एक जंगल में जाके एक पेड़ के पास जाके बताता है, क्योंकि वो उसको अपने तक नहीं रख पाता, तो वो बताता है कि पेड़ के पास जाके फुसफुसाता है, राजा के सिर सींग, राजा के सिर सींग। और फिर उस पेड़ से बनी हुई बांसुरी में से वही धुन पूरे राज्य में फैल जाती। और ये जो नाटक है 1985 में श्रीराम सेंटर के बेसमेंट में ये नाटक हुआ था। इसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। तो आज के छात्र आंदोलन की तरह उस समय हमारी उम्र भी यही थी। तो मैं फिर वही बात कर रही हूँ कि इससे ये भी पता चलता है कि सत्ता का जो मूल स्वरूप है वो कभी नहीं बदलता, लेकिन प्रतिरोध के स्वर हर समय समाज में मुखर रहते हैं और रहते रहने चाहिए। तो इस नाटक की जो शुरुआत है वो एक कोरस से होती है। कोरस में सभी लोग जो हैं वो आ रहे हैं और गा रहे हैं, नेता सींगधारी है, सींगधारी नेता है। सनसनाती हवा में उड़ती हुई पत्तियां अलापने लगी हैं राग, नेता सींगधारी है, सींगधारी नेता है। सींगों से लटके हैं मंत्री, एमपी, एमएलए, सेठ, साहूकार, कोतवाल, पटवारी, हवलदार। नेता सींगधारी है, सींगधारी नेता है। शहर में जंगल है, जंगल में पेड़ है, सींगों से लटकी है जनता। लहू लुहान, लहू लुहान, लहू लुहान। नेता सींगधारी है, सींगधारी नेता है। इसमें आगे एक छोटा सा सीन है जिसमें कि
जो प्रोटेस्टर्स हैं वो आपस में बात कर रहे हैं कि इस माहौल में नेता कह रहा है, देखो शांति और अहिंसा हमारे मूल मंत्र हैं, हमेशा ध्यान रखो, हमें गांधी जी के बताए रास्ते पर चलना है। तो प्रोटेस्टर कह रहे हैं, गांधी जी के रास्ते पर? तुम झूठ बोल रहे हो। नेता का साथी कहता है, सच झूठ का फैसला नेताजी करेंगे, हमारा साथ दो और मौज मस्ती करो, हमारे पक्ष में आ जाओ। कहता है, सत्ता के दलालों का भी कोई पक्ष है? देशद्रोही, पकड़ लो इसे, तुम जेल में सड़ोगे तब जानोगे। मेरे पास तुम्हें तुम्हारे देशद्रोही होने के सबूत है। व्यक्ति कहता है, तुम इस तरह इंसाफ का गला नहीं घोट सकते। नेता, इंसाफ का गला? मैं इंसाफ का मुजस्सम रूप हूं। जनता जनार्दन की सेवा में मेरा साथ दो, नहीं तो मैं अपनी धुन का पक्का हूं, रुकावट बर्दाश्त नहीं, जड़ से उखाड़ फेंके दिए जाओ। ये कह के नेता चला जाता है और वो सब आपस में बैठ के बहुत उदास, क्या करें इस माहौल में, आदमी क्या करे? कोई उम्मीद है? तो कहते हैं, फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं दिखती भाई। सुनो, मेरे सामने एक किला है। जो जनता है उसमें से एक आदमी आके कहता है, मेरे सामने एक किला है, किले के लोह कपाट बंद हैं, मैं उन्हें पीट रहा हूं, कहीं कोई हरकत नहीं। किला धुंध और सन्नाटे में डूबा है, अंदर मीटिंग चल रही है, वे दलीलें दे रहे हैं, वे हिसाब कर रहे हैं। एक और लाशें, दूसरी ओर वोट। वे लाशों को काटकर पड़ताल कर रहे हैं, वे उनसे जुड़ी पार्टियों का अनुमान लगा रहे हैं और अपने हिस्से के वोटों का। एक और लाशें, दूसरी ओर वोट। वे लाशों को काटकर पड़ताल कर रहे हैं, वे उनसे जुड़ी पार्टियों का अनुमान लगा रहे हैं और अपने हिस्से की वोटों का। वे लाशों को वोटों में और वोटों को लाशों में बदल रहे हैं। वे लाशों को वोटों में और वोटों को लाशों में बदल रहे हैं। इसके बाद एक कोर्ट का सीन है। कोर्ट में जज की कुर्सी पर नेता बैठा है, उसके पीछे मिल मालिक, बिजनेसमैन, जमींदार, साहूकार, उनकी छाया दिख रही है। सरकारी वकील, मुल्जिम, पत्रकार मुल्जिम है उस कोर्ट में जहां पे जज की कुर्सी पर नेता बैठा है। मुल्जिम पत्रकार कहता है, सरकारी वकील मुल्जिम को, पत्रकार को कहता है, तुम पर देशद्रोह का इल्जाम है, तुमने विदेशी ताकतों से मिलकर देश के खिलाफ साजिश की है, क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? पत्रकार भौचक्का सा देखता रह जाता है।
सरकारी वकील, योर ऑनर, ये चुप रह के इल्जाम कबूल कर रहा है और सर, ये है इसका बयान, देशद्रोह का सबूत। प्रतिवादी वकील कहता है ये बयान इससे डरा धमका कर लिया गया है योर ऑनर, इसे बुरी तरह धमकाया गया है। जज कहता है कहो, अपनी बात कहो, यहां कोई डर नहीं। प्रतिवादी वकील, सरकार, वे कैसे बोल सकता है? दो मुष्टंडों ने उसका मुंह बांध रखा है और दो ने उसके कंधे जकड़े हुए हैं सरकार। जज, क्या बकबक कर रहे हो? कहाँ है मुष्टंडे? मुझे क्यों नहीं दिख रहे? वकील, सरकार ये देखिए कैसे जकड़ा हुआ है मुस्टंडों ने, बेचारा बोले तो कैसे? जज, कैसे गंवार हो? लॉ एंड ऑर्डर के लिए तैनात पुलिस के सिपाहियों को मुस्टंडे कहते हो? देशद्रोहियों से तुम्हारा ताल्लुक तो नहीं? पत्रकार से, तुम आजाद हो, निडरता से अपनी बात कहो। निडरता से अपनी बात कहने पर कोर्ट में मौजूद लोगों में नेता के सिर सींग, नेता के सिर सींग, जज के सर सींग, जज के सर सींग की आवाजें उभरने लगती हैं। जज, ऑर्डर ऑर्डर, ये क्या सींग सींग लगा रखा है? वकील, जज साहब, सींग नहीं, हींग। जज रोब से, तुम हंस क्यों रहे हो? कोर्ट में खड़े लोग, हंसना क्या जुर्म है? जज, हाँ जुर्म है, हद से बाहर हो जाने पर यह पागलपन की निशानी है। यह एक बागी हरकत है, इससे वायलेंस फैल सकती है। वायलेंस? हाँ, तुम्हारी हंसी में वायलेंस के बीज हैं, इससे लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो रहा है। बंद करो ये हंसी। हम अगर आज का माहौल देखें तो आज भी नेता हंसी से डरता है, हंसी से डरता है और उसके गुस्से का आर पार नहीं रह जाता। सुमन दी, आपने मुझे कई साल पीछे आप मुझे लेकर चली गई और कोई फर्क नहीं है इस सर की जुबानी सुनना और आपकी जुबानी सुनना। ये नाटक फिर वही खत्म होता है। नेता सींगधारी है, सींगधारी नेता है। सनसनाती हवा में उड़ती हुई पत्तियां अलापने लगी है राग, नेता सींगधारी है, सींगधारी नेता है। आज भी सनसनाती हवा में उड़ती हुई पत्तियां कुछ राग अलाप रही। नेता सींगधारी है, सींगधारी नेता है। सींगों से लटके हैं मंत्री, एमपी, एमएलए, सेठ, साहूकार, कोतवाल, पटवारी, हवलदार। नेता सींगधारी है, सींगधारी नेता है। शहर में जंगल है, जंगल में पेड़ है, सींगों से लटकी है जनता। लहू लुहान, लहू लुहान, लहू लुहान। नेता सींगधारी है, सींगधारी नेता। सर को बहुत पहले मालूम हो गया था कि ये समय आने वाला है और समय तो हमेशा वही है कि सत्ता का तो स्वरूप ये है कि हमेशा एक जैसा ही रहता है, लेकिन ये है कि जहां आवाज उठाने की भी गुंजाइश बिल्कुल खत्म कर दी जाए, जहाँ कला, साहित्य, फिल्म्स, म्यूजिक, हर एक चीज एक ही सुर में गाने की
जरूर वो हो, उसके लिए कोशिश की जाए। वहाँ ज्यादा परेशानी है, बट ये एक और छोटी सी कविता वो मैं जरूर सुनाऊंगी आपको। यस, हाँ। बहुत दिनों के बाद चीख की सलवटों में गुथी गूंजती बच्चे की आवाज सुनी। बहुत दिनों के बाद चीख की सलवटों में गुथी गूंजती बच्चे की आवाज सुनी। अंधेरे को चीरती, मंच के एक ओर से दूसरी ओर जाती, और पोर पोर में खिंचती गई अपनी लीक। दृश्य में, गति में, प्रकाश में मिटने लगी धुंध, दिखने लगी शक्लें और एक सुलगती आवाज। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख से ही ना टपका तो फिर लहू क्या है। बहुत दिनों बाद दीवारों से झांकने लगे अमूर्त से चेहरे, दिखते कभी डूबते, इतिहास में मिथक, मिथक में इतिहास। इसके बीच में कहां से आ गया शंभूक का हाथ, एक दृश्य के टुकड़े सा, चांद सितारों के बीच विचरते, खुली आंखों सपना देखता, उड़ान भरता निर्द्वंद, और अकस्मात टुकड़े के केंद्र में प्रकट हुए श्री राम। पहले चौंके, फिर तमक उठे। कौन ये शंभू? किसकी मजाल की नक्षत्रों में दिखे, तपस्या की शिखरों को छुए, व्यवस्था विरुद्ध स्वर्ग पर चढ़े। मर्यादा पुरुषोत्तम, जी हाँ, मर्यादा की डोर थामे, संशय से कांपे न दुविधा से घिरे, तमतमाती तलवार बिजली सी उठी, धड़ से अलग हो गया शंभू का सिर। पुष्प वर्षा हुई, देवताओं के आशीर्वाद से गूंज उठा आकाश। बहुत दिनों के बाद चमत्कार ही हुआ, धड़ पर आ जुड़ा सिर, रोहित वेमुला में रूपांतरित हुआ। सपने देखता, चांद सितारों में दाखिल हुआ, मर्मांतक पीड़ा सहता, लानत नफरत के तीरों के जख्मों से रिश्ते मवाद में जीता मरता, खुद को खाली होता देखता, मृत्यु को फांद गया, फंदे पर लटका समूचा वजूद। बहुत दिनों के बाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ गुरदीप, आप आगे बढ़ाएं। जी, मैं आपको सुनता ही जा रहा था, मन तो ऐसे ही कर रहा था कि और सुने, लेकिन समय की अपनी पाबंदी है, क्या करें। फिर कभी ज़रूर आपको मतलब बहुत लंबे समय तक सुना हम जाएगा और स्पेशली हम दी को सुनेंगे सिर्फ। हाँ, फिर हम स्पेशली कोई विशेष प्रोग्राम करेंगे क्योंकि एक्चुअली इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, मैंने तो सिर्फ बोला है। जी, आपकी प्रस्तुति इतनी जीवंत प्रस्तुति है कि मैं भूल गई मुझे क्या बोलना है। नहीं हम सुनने को बैठे हैं अभी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर आरती स्मिथ जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे नरेंद्र मोहन जी की जो सृजनात्मक यात्रा है, उनकी जो काव्यात्मक यात्रा है, उसकी प्रासंगिकता के ऊपर प्रकाश डालें और संक्षेप में अपनी बात रखें। आरती जी, आपका स्वागत है। वीडियो ऑन कर लीजिए और माइक भी ऑन कर लीजिए, आपका स्वागत है। मेरे श्रोता बंधु, और मैं देख रही हूँ कि ट्रस्ट के भी कुछ साथी जुड़े हुए हैं, हमारी सलाहकार करुणा जी भी जुड़ी हुई हैं। तो सच तो ये है कि दी को सुनते सुनते एकदम वेनिश हो चुकी हूँ। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सर की कविताएं कितनी प्रासंगिक है, मैं उस पर कुछ बात रख सकूं। और थोड़ा समय ज्यादा हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि आप बीच में नहीं जाएंगे। मित्रों, 20वीं सदी के उत्तरार्ध से कविता कई रूपों में हमारे सामने आई और पूरी ठसक के साथ, गर्भोन्नत, हर एक का अपना कलेवर रहा, अपनी त्वरा रही। और
20वीं सदी से 21वीं सदी के 2 दशक तक लगातार अंतिम दिन तक कहना चाहिए अपनी कलम चलाते कवि नरेंद्र मोहन की कविताएं स्वयं अपना साम्राज्य गढ़ती हैं। समकालीन कवियों के बीच अपनी अलग अघोषित पहचान बनाते हुए, और जैसा कि दी ने भी कहा कि ध्वनियों को पकड़ने की उनकी कला जितनी विलक्षण रही है उतनी ही अद्भुत है दहकते मुद्दों पर छोटी, औसत और लंबी कविताओं की साधना। यह उनकी काव्य साधना ही है जो अनूठे प्रतीकों, बिंबों को माध्यम बनाकर कविता का वितान तान देने में समर्थ होती है। नरेंद्र मोहन जी स्वभाव से कवि हैं, किंतु उनकी समस्त विधाओं के बीच एक रागात्मक संबंध है। जैसे उनकी आत्मकथा की पूरी यात्रा किए बगैर उनकी कविताओं को एक स्तर तक समझना संभव है, किंतु उन ध्वनियों को पकड़ पाना कठिन है जिनमें कविताएं पिरोई गई हैं। सरोकारों को उद्भासित करती कविता में नाटकीयता, नाटक में काव्यात्मकता, दोनों के विलीन होने का एक अद्भुत सौंदर्य। उनके कई कविता संग्रह जो मैं पढ़ पाई, एक अग्निकांड जगह बदलता, इस हादसे से, हथेली पर अंगार की तरह, जितना बचा है मेरा होना आदि संग्रहों में दिल के करे संवेदनाओं को झकझोरती, मानस को चैतन्य करती कविताएं हैं और अपने पूरे वैभव के साथ हैं। यहाँ मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी कि आग, नदियां और पेड़ ये कविता में प्रयुक्त ऐसे सशक्त और केंद्रीय रूपक हैं जो विभाजन और विस्थापन की त्रासदी का दंश उनकी स्मृतियों से उठती लहकती लपटों से पाठक को झुलसाने में समर्थ है। यही वे रूपक हैं जो बार बार कलम से उतरकर पिछले 7 दशकों और उनसे भी पहले की स्थितियों से रूबरू कराते हैं, और यह दुखद है कि वे आज भी प्रासंगिक हैं, कुछ नहीं बदला, और संवेदना के प्रवाह में पाठक को बहा ले जाने में आज भी उतने ही समर्थ हैं। कविताओं में संवेदना का प्रवाह, व्यंग की तीक्ष्णता और करुणा की निर्झरता स्वाभाविक रूप से महसूस की जा सकती है। कुछ कविताओं में लालित्य भी है, जीवन के मधुर पलों की कोमलता भी है और रंगमंच की मिलीजुली अभिव्यक्ति भी। अगर मैं खंडों में बांटना चाहूँ तो नरेंद्र मोहन जी की कविताओं को 5 खंडों में बांटा जा सकता है। विभाजन के फलस्वरूप विस्थापन की त्रासदी झेलती कविताएं, सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक, शैक्षिक क्षेत्रों में व्याप्त विद्रुपताओं पर निशाना साधती कविताएं, कोमल भावों, संवेगों से जुड़ी कविताएं, नृत्य कला, चित्रकला, नाट्य कला की उदात्तता से पूर्ण कविताएं और जीवन दर्शन को खंगालती कविताएं। मैं चाहूंगी कि आज मैं केवल प्रासंगिक कविताओं पर अपनी बात कहूं, और तो सबसे पहले प्रथम खंड की ओर चलती हूँ। ये कविता है थोड़े लिखे को बहुत समझना दोस्त, पत्र शैली में है। जैसा कि हम जानते हैं कि पत्र लेखन एक आलाप रचता है और भावों से लबालब भरी छलकती नजर आती है पीड़ा। इस कविता में विभाजन काल के दंगों की मर्मांतक पीड़ा अट नहीं पा रही है, बस छलक ही जा रही है। यह कविता भय का आतंक झेलती है, अविश्वास को पथराती है, सौंदर्य की स्मृति को परे ढकेल दिल्ली की वर्तमान आबो हवा का दिग्दर्शन कराती है, और अंतिम पंक्ति में अनकहे की शक्ति समायोजित कर पाठक के चिंतन सामर्थ्य पर छोड़ देती है कि वे उनकी कितनी तहे खोल पाते हैं। एक कविता है जिस्म अब भी थरथरा रहा है। यह कविता मोटे आवरण में लिखती है, परत दर परत खोलना अनिवार्य तो है किंतु सहज नहीं। आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार एक नया अर्थ। यह कविता बार बार तहों के सीवन के खोले जाने की मांग करती हुई कविता है। मित्रों, तत्कालीन परिवेश में व्याप्त भय और आशंका, आवाम की अंतहीन पीड़ा, टूटन, विखंडर और इन सब की अनुभूतियों से जूझता कवि मन।
व्यथा संभाले नहीं संभलती, तब फूट पड़ती हैं ऐसी कविताएं। सपना, चुप्पी, एक लकीर खाली सी, जरा छूकर देखिए ना, बाहर से कौन आया होगा, लड़की डरी हुई है, इस तरह की कई कविताएं। एक वानगी मैं देना चाहूंगी, बाहर से कौन आया होगा में दंगे के बाद की स्थिति का बहुत ही बेहतरीन चित्रण है। मरा हुआ शहर जिंदा हो रहा है धीरे धीरे, लड़की डरी हुई है में परिस्थितिवश भयकंपित जनता की मन स्थिति चित्रित है। तो खून की भाषा में कवि द्वारा अतीत को टटोला जाता है, किंतु वह अतीत वर्तमान में बदल चुका है। वानगी देखें, मैं कुतरने लगता हूँ, मैं कुतरने लगता हूँ पिता की यादें, उतरने लगता हूँ अब्दुल मजीद की पथराई आंखों में। विभाजन और विस्थापन से जुड़ी कविताओं की अधिकता कवि की अनुभूति की गहराई और प्रबलता को रेखांकित करती है। बहुत कम कविताएं हैं जहां पीड़ा पाठक को उसके साथ चलने, छिलने और टीस सहने पर विवश नहीं करती। इस तरह की कई कविताएं हैं, क्यों, एलर्जी, दिल्ली में लाहौर, लाहौर में दिल्ली। एलर्जी की एक पंक्ति देखें, देश के नाम पर मेरे सामने रूखी सूखी पत्तियां क्यों जलने लगती हैं। एक तरफ इनकी कविता कटु सत्य परोसती है, वहीं दूसरी तरफ व्यंग के हथौड़े से सत्ता पर सीधे सीधे चोट करती है। और जब करुण दशा के शीर्ष को छूने लगती है, तब कवि मन की करुण दशा की वानगी इन पंक्तियों में उभर आती है जो अभी भी मैंने सुनाया। विस्थापित व्यक्ति सिर्फ शरीर से विस्थापित नहीं होता है, उसका मन दो जगह बढ़ता है। दिल्ली में लाहौर, लाहौर में दिल्ली में, दो जगहों में बटे शरीर के साथ ही बटे मन की अवस्था का बेहद करुण चित्रण है। हत्या, आगजनी, मानवता का बार बार शर्मसार होना, कौन के नाम पर संकुचित मानसिकता का छिछोरा प्रदर्शन, दहशत की धुन कवि को अति संवेदनशील बना गई है। अगर आज सर होते तो शायद कलम रुक ना पाती, और उसकी एक झलक तो पहले ही उन्होंने हमें दिखा दी है, मैं ही मरा हूं आसपास में। दहशत में लब खुले हैं आजाद, बेख्वाब बे आवाज, कलबुर्गी हुआ एकला, मैं ही मरा हूं आसपास। तो इस तरह की सिर्फ राजनीतिक नहीं, जो सामाजिक, साहित्यिक और शैक्षिक क्षेत्रों में व्याप्त विद्रूपताएं हैं, उस पर भी नरेंद्र मोहन जी निशाना साधते हैं, उनकी कविताएं निशाना साधती हैं। जैसे कि मैं मरना नहीं चाहता में देश की वर्तमान स्थिति से उत्पन्न दर्द की एक वानगी देखें। गलती हुई रीढ़ की हड्डी और तनी हुई गर्दनों की नसों को लेकर मैं मरसिया पढ़ रहा हूँ और तैयार कर रहा हूँ देश का ब्लूप्रिंट। मेरी मदद करो महाकवि, मैं मरना नहीं चाहता। यह तड़प कितनी गहरी है, यह याचना कितनी कारुणी। और इसी कविता के दूसरे अनुच्छेद में कवि व्यंग करते हैं, करारा व्यंग। जब से होश संभाला है, मस्तकों को झुकते और लुढ़कते ही पाया है। नरेंद्र मोहन जी की कविताओं की जो खूबसूरती है और जो विशिष्टता है, वह यह है कि कविता का हर खंड एक अलग तेवर, एक अलग मानसिकता का श्राव करता है। दीवारें कपाती हंसी यदि सत्ता, शिक्षा, मीडिया और साहित्यिक आलोचना के क्षेत्र में पदासीन मुहिमों पर तीखा कटाक्ष करती है, तो वहीं दूसरी ओर भाषा के मनमाने प्रयोग पर भी तीखी टिप्पणी और भाषा के स्वरूप को लेकर उनकी चिंता नजर आती है। और चिंता हो भी क्यों ना, एक शिक्षाविद रचनाकार होता है और एक रचनाकार जब शिक्षा से जुड़ा होता है तो वो
वह बर्दाश्त नहीं कर सकता इस तरह की विसंगतियां, इस तरह की अव्यवस्था, ऐसा कहना चाहिए। दीवार का पाती हंसी में व्यंग की धार इतनी तेज है कि बिना अवसर दिए शब्दों के निस्तर से लहूलुहान कर देती है। कवि ने नेताओं, शिक्षकों, पत्रकारों और आलोचकों के कृत्य पर सीधी चोट करते हुए समाज की अराजक स्थिति पर उंगली रखी है। अपने अपने कर्तव्य से विमुख होकर चाटुकारी में व्यस्त बुद्धिजीवियों को कटघरे में ला खड़ा किया है। और भाषा की जो मैंने बात की उसकी मैं वानगी देना चाहूंगी कि दाद दूंगा जिगरे की आग के, झूठ बोलने और सहने की कुत्ता फजीहत में कमजोर नहीं हुए आप। तो आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोहन जी ने जिस तरह शिक्षा, जनसंचार और साहित्य तंत्रों के भीतर राजनीति के तथाकथित पुरोधाओं को फटकारा है। एक बारगी नैतिक अवमूल्यन पर कबीर की फटकार याद आती है। और कविता हंसी फूटने पर तो ऐसी एक गोली है जो दंदनाती हुई आती है और सीने में धस जाती है। साहित्य के क्षेत्र में पल रहे बुर्गे राजनीति की आड़ में अराजक तत्वों को बढ़ावा देने वाले सफेद पोशों और आतंकवाद, उग्रवाद, माओवाद के समापन के नाम पर निर्दोष ग्रामीणों, जनजातियों की सहन शक्ति चुकने और प्रतिकार करने की वृत्तियों का खुलासा करती है यह कविता। और आज आप देख रहे हैं क्या स्थिति है। और जहां तक मैं समझ पाई कि व्यंग मानो उनकी अधिकांश कविताओं की सांसों में है। देश में दंगे फैलाने वाले हाथ, अराजक तत्वों को पालने वाले हाथ और अपने ही देश की सेना के कुकृत्यों से छलनी होने वाले वे चेतन प्राणी जो अपनी अस्मिता के बूंद बूंद निचुड़ जाने से पहले जाग जाते हैं, विरोध करते हैं, प्रतिकार करते हैं और मारे जाते हैं। कभी मन सब कुछ देखता है, दंश झेलता है, उनके साथ और प्रतिकूल मौकों पर उनका आक्रोश कहकहों में बदल जाता है। कई एक कविताएं हैं मित्रों, अगर पूरा मैं चर्चा करने लगूं तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, तो मैं बस कुछ एक बिंदु पर और अपनी बात कह के समाप्त करती हूँ। इस हादसे में जो आपने सुना भी, कविता में कवि ने नेता से संवाद किया है और यह संवाद सीधे सीधे बेलौस आवाज में है, पूरी ठसक के साथ, व्यंग की पैनी धार से भीतर तक चीरते हुए। जनता की पीड़ा के प्रति संवेदन शून्य नेता से कवि का संवाद। मैं नहीं मान सकता, आपकी चमड़ी है ही नहीं। तो देश की आंतरिक और बाह्य स्थितियों के अराजक होने में सत्ताधारियों का कितना हाथ है, इसका बेबाक खुलासा करते हुए कवि ने अंत में विरोध को बुलंदी तक पहुंचाया है। वर्तमान में जब साहित्य और जनसंचार सत्ता का पिट्ठू बनने और नाम पद के जुगाड़ में लगे हैं, कवि सीधे सीधे चुनौती देते हैं और दहकती आग में झुलसने के लिए तैयार रहते हैं। भय नहीं है उनको। और इस आग में तपकर कविता की आत्मा निखर निखर उठती है। आजादी के बाद, जैसा कि सुमंदी ने भी चर्चा की, कि सत्ता के प्रभाव ने और सत्ता की कृपा दृष्टि के प्रलोभन ने देश की जो दुर्दशा की है, कवि मन छिल गया है भीतर तक। तभी रक्तपात करता है और कहता है, पड़े पड़े मरूं या कुछ करूं, आत्मघाती स्थिति से कैसे बचूं। अब ये जो उहापोह है, ये जो द्वंद्व है, वे शब्दों से परे की पीड़ा को बांधते ही नहीं, उनसे ओले ओले गुजारते भी हैं। कवि बर्बर नहीं है, अचेतन भी नहीं है, इसलिए सक्रिय होना चाहते हैं अन्याय, अत्याचार, हिंसा के विरुद्ध। जहां चोट खाना तय है और
एक पंक्ति मैं आपके सामने रखती हूँ। इन पंक्तियों में कवि के अंतर्द्वंद में विलोपन की स्थिति रह रहकर उभर आती है। खत्म होता हूँ मैं ही चुनते हुए, खत्म होता हूँ मैं ही चुनते हुए, और देखता हूँ चौखट के बाहर भीतर एक पंजे की सर्राहट और खून। ये खोलती हुई पंक्तियां हैं, और ये खोलती हुई पंक्तियां कितनी तहें खोल देती हैं। यकायक सारा मंजर तैर जाता है आंखों के सामने और चिपक जाती है तलवों से लिसलिसाहट खून की, और गर्दन पर क्रूर पंजों की मजबूत पकड़ का एहसास देर तक सहज नहीं होने देता। मुक्ति बोध की कविता, मुक्ति बोध पर जो सर ने कविता लिखी है उसका तेवर भी वही है। उजास के पीछे के अंधेरे को टटोलते हुए उजास में से अंधेरा टूटता दिखे लगता। वर्तमान के बजबजाते स्वरूप को रेखांकित करती कुछ पंक्तियां कहे से अधिक अनकहा परोस जाती हैं, और पाठक उन पंक्तियों को ओढ़ता बिछाता बदलते पलों के साथ नूतन ग्रहण अर्थ ग्रहण किए चलता है। मैं स्वयं को यहाँ रोकती हुई कवि की चिंता के साथ अपनी बात खत्म करूंगी, और उनकी लंबी कविता का बिंब क्या है इस पर दो पंक्ति कहकर कि कवि की चिंता में देश की राजनीतिक, सामाजिक, संवैधानिक स्थिति परिस्थितियां तो हैं ही, भाषा के बिगड़े स्वरूप को लेकर उनकी चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि भाषा हमारी अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। बावजूद इसके जब अभिव्यक्ति की राह में सत्ता, पद और हैसियत शिला बनकर खड़ी होती है, तब कवि का मन उस मुक्ति के लिए समाज की नब्ज टटोलने से स्वयं को रोक नहीं पाता, और एक उम्मीद के साथ अपना बयान समेटता है। हो सकता है मरते हुए आदमी की पहचान का नाम और ठोस संकेत भाषा देना शुरू कर दे, और हमारे हाथ और तलवे महसूस करने लग जाएं आग। तो आप देख रहे हैं प्राय हर कविता एक दूसरे से इतर देश की नई जमीन, राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक स्थिति को रेखांकित करती हुई है। चरित्र और चारित्रिक विडंबनाओं का इतना सुंदर अंकन है, व्यंग का पुट लिए हुए है, और व्यंग का यही पुट मुर्दा या जिंदा में भी नजर आता है। मैं मरा अधमरा कठपुतली जिंदा। तो जो भी व्यक्ति, जो भी लेखक, जो भी रचनाकार संवेदनशील है, वो विश्व स्तर पर व्याप्त अमानवीय हिंसा, आतंक, दहशत के वातावरण में सुख में लिथरा हुआ नहीं रह सकता। अगर कोई कहता है कि नहीं इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, तो वह व्यक्ति नहीं है, जिंदा तो बिल्कुल नहीं है। और नरेंद्र मोहन चाहे किसी विधा में हो, एक लेखक ना भी हो, एक इंसान के रूप में भी उनकी संवेदना हर समय वैश्विक समाज के साथ जुड़ी हुई थी। और मैं बस ये कहना चाहूंगी कि हमारा सौभाग्य है कि हमने उनको सुना, उनकी सहज बातों में जो चिंताएं थी युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, शिक्षा जगत के लिए, समाज की अन्य विसंगतियों के लिए, और किस तरह वह रचनाओं में ढल के हमारे सामने आती थी। एक उदाहरण दे के मैं जा रही हूँ, खुद आकर देख क्यों नहीं लेते। यह कविता वैश्विक स्तर पर हिंसा के नए रूप प्रकट कर उदारीकरण के नाम पर और विकास के नाम पर मची तबाही का दृश्य उकेरती है, और बिंब क्या ही खूबसूरत है। अमेरिकन गर्म कोट उधर और पतलूने इधर लड़ती रही। आप देखें क्या कह गए वो। बहुत सारी उनकी रचनाएं हैं जो प्रासंगिक हैं, और मैं अभी उस पर बात नहीं करूंगी, वक्त बहुत हो चुका है।
उनकी 2 लंबी कविताओं में से मैं एक की दी ने चर्चा कर दी है, मैं दूसरी की चर्चा करती हूँ, खरगोश चित्र और नीला घोड़ा की, जिसमें सलमान और सुचित्रा जितने यथार्थ पात्र हैं उतनी ही यथार्थ स्थितियां परिस्थितियां भी। खरगोश का बिंब सशक्त है, पेंटिंग और कलाकार और दर्शक के माध्यम से स्त्री के साथ घटित दुर्घटना, अदृश्य बंदिशें, अभिव्यक्ति की मुक्ति के लिए छटपटाहट का अद्भुत चित्रण है। आप जिस भी तरह की कविता से, जिस भी मूड की कविता से गुजरेंगे, आप स्वयं को एक अलग दुनिया में पाएंगे। और जब कोई रचनाकार सच के साथ अडिग खड़ा होकर कलम उठाता है, कलम चलाता है, तो वो हमेशा जीवित रहता है, हमेशा जीवंत रहता है, अमर रहता है। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी, आरती स्मिथ जी, आपने बखूबी उदाहरण देते हुए कि नरेंद्र मोहन जी की जो कविताएं हैं वो किस प्रकार से आज भी हमारे समाज को आईना दिखाती हैं, पथ प्रदर्शित करती हैं, क्या उनकी प्रासंगिकता है, संक्षेप में अपनी आपने बात रखी। और मेरे ख्याल से अब हमें समापन की तरफ बढ़ना चाहिए। इसके लिए मैं ये है कि हमारे महान साहित्यकार जिनकी याद में, जिनकी स्मृति में हमने आज का कार्यक्रम ये आयोजित किया है, नरेंद्र मोहन जी को सादर नमन करते हुए मैं डॉक्टर आरती स्मिथ जी का, सुमन पंडित जी का, सुमिता गुप्ता जी का, हमारे साथी नंदू सोनी जी का, आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने पर हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आप सभी जुड़े, आप सब लोगों की वजह से ही यह कार्यक्रम इतना सफल हो पाया है। और कोई भी साहित्यकार जो हमारे बीच में होता है या नहीं होता है, उसके लिए हम, क्योंकि वह हमारे समाज के लिए इतना कुछ करता है कि हम शायद नहीं कर पाते, हम इतना ही कर सकते हैं कि उनकी रचनाओं को दुनिया के सामने रखें। उनका जो एक उद्देश्य था, उनकी रचनाओं का जो उद्देश्य है, वो आज किस प्रकार से हमारे सामने है, उनको पढ़ें और पाठकों के सामने भी उसको लेकर जाएं, ताकि जो अन्य पाठक हैं जो पढ़ नहीं पाए हैं किसी कारण से उन चीज़ों को, हमने भी आज नाटकों के बारे में सुना, कविताओं के बारे में सुना, तो ये कविताएं हम कहीं ना कहीं किसी दूसरे कार्यक्रम में ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इस प्रकार की चीज़ें नरेंद्र मोहन जी ने लिखी हैं और कहीं पर हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो ऐसे ही इसी प्रकार से हम अन्य नई नई चीज़ों से परिचित होते हैं। और आज नरेंद्र मोहन जी का जन्मदिन है, जन्मदिवस है, उनको सादर नमन। और इसी के साथ आप सभी इस कार्यक्रम में जुड़े, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सुमन श्रोता पंडित जी बंधुओं, का विशेष श्रोता आभार। बिल्कुल। जी और गुरदीप, मैं आपके माध्यम से अपने श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी, क्योंकि पिछले 10 वर्षों से ऑफलाइन कार्यक्रम हो या ऑनलाइन कार्यक्रम हो, जी आप सभी साथी साथ रहे तभी यह संभव हो पाता है। तो आगे भी आप अपना साथ बनाए रखें। मेरे सभी साथी जो जुड़े हुए हैं जी जी, साहित्यायन सुमिता गुप्ता परिवार जी, की ओर आकस्मिक से जी, सुमन सबका पंडित जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।